व्हिस्पर्स ऑफ द वाइल्ड। रघुवीर सिंह, एक 42 वर्षीय माध्यमिक विद्यालय के हिंदी शिक्षक, पिछले 20 वर्षों से दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ा रहे थे। घर, स्कूल, स्टाफ मीटिंग्स और बच्चों के होमवर्क की जद्दोजहद में वह खुद को किसी मशीन की तरह महसूस करने लगे थे। सुबह की कड़क अलार्म, फिर मेट्रो की भीड़ और दिन भर मोबाइल पर बजती सूचनाएं उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। कभी वे कविता लिखा करते थे, कभी पहाड़ों की तस्वीरें देखकर घंटों खो जाया करते थे। लेकिन अब जीवन से वह रस कहीं खो गया था। चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आत्मा थकी हुई सी। उन्होंने महसूस किया कि वो अब केवल जी नहीं रहे थे, बल्कि सिर्फ समय काट रहे थे। एक शाम बालकनी में बैठकर जब उन्होंने धुंधले आसमान को देखा, तो अचानक उनके अंदर एक पुरानी ख्वाहिश फिर से जाग उठी। एक ऐसी ख्वाहिश जो उन्होंने वर्षों पहले दबा दी थी। वो ख्वाहिश थी जंगल में अकेले समय बिताने की, प्रकृति की गोद में खुद को खोकर फिर से खोजने की। ना कोई शोर, ना कोई स्क्रीन, सिर्फ मैं और जंगल, उन्होंने अपने मन में सोचा। इस ख्वाहिश ने उन्हें बेचैन कर दिया। अगले ही दिन स्कूल से लौटते ही उन्होंने इंटरनेट खंगालना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा स्थान चाहिए था जो बहुत प्रसिद्ध ना हो, क्योंकि वह भीड़ से नहीं, खुद से मिलना चाहते थे। तभी उन्हें एक ब्लॉग में पांगू घाटी का नाम मिला। उत्तराखंड के एक दूरस्थ कोने में स्थित यह जंगल, जहां ना ज्यादा पर्यटक जाते हैं और ना ही मोबाइल सिग्नल पहुंचता है। यह नाम पढ़ते ही उनके मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। यह वही जगह हो सकती थी जो उन्हें खुद से मिलवा सकती थी। अगले कुछ दिनों तक रघुवीर ने खुद को इस यात्रा के लिए तैयार करना शुरू किया। यह कोई सामान्य ट्रिप नहीं थी। उन्होंने इंटरनेट पर जंगलों में सर्वाइवल की विधियां पढ़ी, पुराने नोट्स पलटे और एक चेकलिस्ट बनाई। टेंट, कंपास, टोपोग्राफिकल मैप्स, सोलर चार्ज लैम्प, हल्का सूखा खाना, प्राथमिक चिकित्सा किट, एक नोटबुक और उनका प्रिय बिनाका रेडियो जो पिछले 2 दशकों से उनके साथ था। जब उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहा को अपने इस निर्णय के बारे में बताया, तो वह पहले चुप रह गई। स्नेहा जानती थी कि रघुवीर एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, जिनके भीतर भावनाओं का एक समंदर है। लेकिन अकेले जंगल जाना, बिना किसी गाइड, बिना नेटवर्क, क्या जरूरी है ये सब रघु? उसने पूछा। शायद नहीं, रघुवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन जरूरी हो या ना हो, अब मुझे ये करना ही है। ये मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। स्नेहा ने उनकी आंखों में वह चमक देखी जो सालों से गायब थी। डर था उसके मन में, लेकिन रघुवीर के चेहरे पर आत्मविश्वास भी था। विदा लेते समय जब वह गाड़ी तक उन्हें छोड़ने आई, तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने उनके हाथों को थामा और कहा, तुम खुद को खोजने जा रहे हो रघु, लेकिन खुद को खो मत देना। यह शब्द रघुवीर के मन में बस गए, जैसे एक वादा, जैसे एक संकेत। पांगू घाटी पहुंचने में रघुवीर को 2 दिन लगे। ट्रेन, फिर बस, फिर एक साझा जीप और अंत में पहाड़ों के बीच पैदल चलना। जब वह घाटी की सीमा पर पहुंचे, तो शाम का झुटपुटा छा चुका था। आसमान पर गहराती बैंगनी छाया और दूर पहाड़ों पर उतरता सूरज जैसे किसी कलाकार की ब्रश से बनाए गए चित्र हों। घाटी में उतरते ही एक सन्नाटा उनके भीतर उतर गया। कोई आवाज नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट, दूर बहती नदी की मध्यम गूंज और उनके अपने कदमों की ध्वनि। उन्होंने एक समतल स्थान चुना, जहां से नदी और पहाड़ दोनों दिखते थे। वहीं अपना टेंट लगाया और घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को हाथों से छुआ। यह मिट्टी शहर की धूल नहीं थी, यह सोंधी, नम और जीवित थी। यहां कुछ है, उन्होंने खुद से कहा, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं, बस महसूस किया जा सकता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने जब टेंट पर दस्तक दी, तो रघुवीर ने खुद को चिड़ियों की चहचहाहट में घिरा पाया। ये ध्वनियां किसी अलार्म घड़ी से कहीं ज्यादा सजीव थीं। उन्होंने रेडियो नहीं चलाया, मोबाइल नहीं देखा, बस घास पर बैठकर पेड़ों को, नदी को, आकाश को देखा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यहाँ हर पेड़ कुछ कहता है, हर हवा की झोंका एक कहानी है। मैं सुन रहा हूँ, शायद पहली बार सच में सुन रहा हूँ। दिन भर वो घाटी में घूमते रहे, पुराने ट्रैकिंग ट्रेल्स को पढ़ते, पत्थरों की बनावट को महसूस करते। उन्होंने कई बार रुककर आंखें बंद की और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें लगा जैसे हर सांस के साथ शहर की थकान छूटती जा रही है। शाम को जब उन्होंने अपनी सोलर लैंप जलाकर डायरी लिखनी चाही,
तो कलम रुक गई। क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो यहां आया था? उन्होंने खुद से पूछा। तीसरी रात को अचानक हवा की रफ्तार तेज हुई। टेंट के बाहर टहनियों की टकराहट और एक झरने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रघुवीर जाग गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। उनके हाथ ने रेडियो की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पर वह फिर रुक गए। मैं डर से भागना नहीं चाहता, आज नहीं। उन्होंने टेंट की जिप खोली और बाहर निकल आए। रात काली थी, लेकिन तारों से भरी। उन्होंने आकाश को देखा। कितने तारे! दिल्ली में यह दृश्य आखिरी बार कब देखा था? वो जमीन पर बैठ गए, कांपते हुए, लेकिन डरे नहीं। उन्होंने महसूस किया, डर तो भीतर का था। जंगल नहीं डरा रहा था। यह जंगल उन्हें तोड़ नहीं रहा था, बल्कि भीतर के टूटे हिस्सों को जोड़ रहा था। सुबह की धूप घास पर जमी ओस को चूम रही थी। रघुवीर अपनी चाय बना ही रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज आई। आप यहाँ ठहरे हैं बाबूजी? रघुवीर चौंक कर मुड़े। एक अधेड़ उम्र का आदमी, भूरे रंग की ऊन की टोपी पहने, हाथ में लकड़ी की लाठी और पीठ पर एक छोटा झोला। हाँ, रघुवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस कुछ दिन के लिए आया हूं। वह आदमी मुस्कुराया। आंखों में झुर्रियों के पीछे एक गहरा अपनापन था। मैं नंदू हूं, पास के ऊपरी गांव से। यहां भेड़ें चराने आता हूं। रघुवीर ने उन्हें चाय ऑफर की। दोनों पत्थरों पर बैठ गए। नंदू ने बड़े आराम से चाय की चुस्की ली, फिर पूछा, दिल्ली से हो? हाँ, रघुवीर ने सिर हिलाया। काफी थके दिखते हो। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। नंदू मुस्कुराया और बोला, यहाँ लोग भी कुछ नहीं पूछते, बस बोलने की जगह देते हैं। कभी कभी जंगल से भी ज्यादा जरूरी वही होती है। एक चुप श्रोता। उस रात नंदू नहीं गया। रघुवीर ने अपने टेंट के पास आग जलाई और नंदू ने पास के पेड़ की छाया में बैठकर लोकगीत गाना शुरू किया, धीरे लय में, जैसे हवा भी उसे सुनने रुकी हो। अगली सुबह रघुवीर खुद से पूछने लगे, मैं यहाँ किस लिए आया हूं? यह सवाल वह नंदू से नहीं कह पाए, लेकिन उनकी आंखों में वह सवाल तैरता रहा। नंदू ने कुछ नहीं पूछा, बस साथ चलने को कहा। वो दोनों ऊंचाई पर एक जगह पहुंचे जहां दूर दूर तक सिर्फ चुप्पी थी और घाटी की गूंज। वहीं बैठकर रघुवीर अचानक रो पड़े। कोई बड़ा शोर नहीं, बस आंखों से बहती नमी और सांसों की धौंक। शहर में मैं सबके लिए था, पर खुद के लिए नहीं, उन्होंने पहली बार कहा। नंदू ने बस उनकी पीठ पर हाथ रखा। हम सब कभी ना कभी खो जाते हैं बाबूजी, बस कुछ को जगह मिलती है खुद को फिर से ढूंढने की। उस रात रघुवीर ने पहली बार नींद में मुस्कुराया। अब घाटी रघुवीर के लिए एक पर्दे की तरह थी, जो हटता जा रहा था, और उसके पीछे उसका असली चेहरा झलक रहा था। उन्होंने देखना शुरू किया, हर पत्ती, हर चिड़िया, हर लहर। उन्होंने महसूस किया कि जवाब शब्दों में नहीं थे, प्रकृति की धड़कनों में थे। हर सुबह वो ध्यान करते और नंदू उन्हें टोकता, बाबूजी, अब ध्यान नहीं, तेमन है हाय में, आओ हंसो चढ़ो, फिर समझो कि ध्यान अपने आप हो रहा है। रघुवीर हंसे। तुम तो गुरु निकले नंदू। नंदू मुस्कुराया। नहीं बाबूजी, मैं तो बस जंगल का दूत हूं। संदेश आता है, मैं कह देता हूं। जंगल में बीते हुए कुछ दिन रघुवीर के लिए जैसे किसी गहरी साधना के दिन थे। वह अब खुद को पहचान चुके थे, लेकिन जंगल की घनघोर शांति में कुछ न कुछ और छिपा हुआ था, जो वह समझना चाहते थे। नंदू के साथ बिताए पल, जंगल के गहरे सन्नाटे में ढलते क्षण, इन सभी ने रघुवीर को एक नई दृष्टि दी थी। वह अब न केवल अपनी आत्मा के साथ, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू से सामंजस्य बैठाने के बारे में सोच रहे थे। वापसी की तैयारी के दौरान रघुवीर ने धीरे धीरे अपना बैग फिर से पैक करना शुरू किया। अपने पुरानी आदतों को छोड़ते हुए उन्होंने सारा सामान, जो कुछ बेकार था, वह अलग रखा। उनका ध्यान अब उन छोटी छोटी चीजों में था जो उन्हें प्रकृति से जोड़ती थीं। उनकी डायरी, जो अब तक उनकी सहेली बन चुकी थी, उसमें लिखने का समय मिलने का और इंतजार था। नंदू ने जब देखा कि रघुवीर अपनी आखिरी रात की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके पास आए। उनकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वह रघुवीर से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिरकार वह चुप रहे। तुम हमेशा के लिए यहीं नहीं रुक सकते बाबूजी, नंदू ने आखिरकार कहा। पर तुम जो कुछ भी सीखे हो, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जंगल छोड़ दो, पर जंगल को खुद में मत छोड़ना। रघुवीर मुस्कुराए और नंदू की तरफ देखा। मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता। उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी।
जैसे अब उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता था। वह दोनों चुपचाप बैठ गए और रघुवीर ने पहली बार महसूस किया कि वह वापस नहीं जा रहे थे, बल्कि वह अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे थे। अगली सुबह रघुवीर ने सूर्य की पहली किरण के साथ जंगल को अलविदा कहा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जंगल ने मुझे जो सिखाया है वह सिर्फ शब्दों में नहीं समेट सकता। यह कोई गीत नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह जीवन है। जंगल में हर मुश्किल, हर डर और हर शांत पल एक गहरी समझ का हिस्सा था। मुझे यहाँ से सिर्फ ताकत ही नहीं मिली, मैंने यहाँ से खुद को पाया। अब मुझे अपनी राह वापस दिल्ली की ओर मोड़नी है, पर दिल में कुछ तो रहेगा जो मुझे हमेशा जंगल से जोड़े रखेगा। जंगल की हवा में एक हल्की ठंडक थी, लेकिन रघुवीर के दिल में गर्मी थी। हर कदम के साथ उनके अंदर का आत्मविश्वास और मजबूत होता जा रहा था। उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा था कि यह यात्रा खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि एक नई शुरुआत हो रही थी। उन्होंने खुद से वादा किया था, वह किसी भी मुश्किल से नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्होंने अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली थी। जब वह घाटी से बाहर निकलने की दिशा में बढ़े तो उन्हें वही चिनकारा फिर दिखाई दिया। इस बार वह बहुत करीब आकर खड़ा हो गया, जैसे वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। रघुवीर रुक गए और उस क्षण को महसूस किया। यह जंगल की स्वीकृति है, उन्होंने सोचा। अब मैं वापस जा सकता हूं, लेकिन जब भी मुझे जरूरत होगी मैं फिर से लौट सकता हूं। रघुवीर की वापसी दिल्ली तक बहुत कुछ बदल चुकी थी। जब वह दिल्ली पहुंचे तो उनका चेहरा और आंतरिक शांति साफ झलक रही थी। वह जैसे अपने पुराने जीवन से बहुत कुछ पा चुके थे, लेकिन कुछ खो नहीं रहे थे। उनकी आत्मा में एक गहरी सुकून था, जो किसी भी शहरी हलचल से कहीं अधिक सच्चा और स्थिर था। घर लौटते ही स्नेहा ने उनका स्वागत किया। वह एक लंबी यात्रा से थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान में कुछ और था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। स्नेहा ने उन्हें गले से लगा लिया और रघुवीर ने धीरे से कहा, अब मैं जानता हूं कि क्या है असली शांति। स्नेहा, यह शांति जो मुझे तब महसूस हुई जब मैं जंगल के बीच अकेला था, अब मैं कभी खुद को खोने नहीं दूंगा। स्नेहा की आंखों में एक नया एहसास था, एक भरोसा, एक गहरी समझ और एक कर्व। तुम बदल गए हो रघु, उसने कहा। रघुवीर मुस्कुराए और बोले, नहीं स्नेहा, मैं वही हूं, बस अब मैं खुद को जानता हूं। घर लौटने के कुछ हफ्तों बाद रघुवीर ने अपनी जंगल यात्रा को किताब में ढालने का फैसला किया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखे गए हर शब्द को संवेदनाओं और वास्तविकताओं से भरकर एक कहानी में बदल दिया। उनका उद्देश्य सिर्फ अपना अनुभव साझा करना नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना था जो खुद को खोकर अपनी राह खोजने की कोशिश कर रहा था। किताब का नाम रखा वन की वाणी। यह किताब जंगल की शांति, संघर्ष और खुद को ढूंढने की यात्रा थी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवन का एक अनुभव था। किताब प्रकाशित होने के बाद लोगों ने इसे पढ़ा और लिखा। ऐसा लगा जैसे हम खुद उस जंगल में थे, जैसे हम भी अपने भीतर की यात्रा पर निकले थे। रघुवीर के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किताब के अंत में रघुवीर ने जंगल को एक पत्र लिखा। प्रिय जंगल, तू सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, तू एक दर्पण था जिसमें मैंने खुद को पहली बार साफ देखा। तूने मुझे तोड़ा, डराया, रुलाया, लेकिन फिर वही तू मुझे जोड़ता गया। तेरे भीतर मैं गुम नहीं हुआ, मैं पहली बार मिला खुद से, तेरा ही रघुवीर। यह पत्र किसी के लिए नहीं था, यह सिर्फ जंगल के लिए था, एक गहरी कृतज्ञता का प्रतीक। रघुवीर जानते थे कि उनका आत्मसंवेदन और शांति अब कभी नहीं खोने वाली थी। अब हर साल रघुवीर अकेले कहीं न कहीं प्रकृति के बीच समय बिताने जाते हैं, कभी पहाड़ों पर, कभी नदी किनारे, कभी फिर किसी जंगल में। पर पांगू घाटी, वह हमेशा उनके भीतर गूंजती रहती है। यह कहानी सिर्फ जंगल की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी।